हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सी टेट यूपी टेट सुपर टेट की। और जिसका आज का हम चैप्टर पहला करेंगे, थ्योरी क्लास है और आपका टॉपिक है परिवार और मित्र। तो न्यू पैटर्न पर क्लास रहने वाली है और इस टॉपिक की पूरी सारी डिटेल्स को हम आज पढ़ेंगे। तो परिवार और मित्र में जो हमारी सबसे पहली हेडिंग है परिवार। तो बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है। पारिवारिक रिश्ते सभी अन्य रिश्तों की नींव रखते हैं। इन अनुभवों के जरिए बच्चे दूसरों पर भरोसा करना और दोस्ती और आराम की तलाश करना सीखते हैं। दूसरा आता है परिवार की परिभाषा क्या है, किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे, उसी के आधार पर आपके एमसीक्यूज बनेंगे। परिवार एक सामाजिक संस्था है जो महत्वपूर्ण कार्य करती है और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं में योगदान देती है। इसे सामाजिक संरचना का केंद्र और समाज की एक मौलिक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से विवाह, खून या गोद लेने के माध्यम से जुड़े होते हैं। आम तौर पर एक परिवार में एक पिता, माता और बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन इनमें दादा-दादी, चाचा-चाची और अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं परिवार की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, ये दूसरी क्लास का इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम परिवार की विशेषताओं के रूप में इसका पहला क्या करेंगे, नामकरण। तो नामकरण की प्रणाली के रूप में परिवार कैसा होता है। बच्चे परिवार का नाम विरासत में लेते हैं, जो पीढ़ियों के साथ धार्मिक और जातीय नामों के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा है सार्वभौमिकता। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो हर समाज में पाई जाती है। कोई भी समाज बिना किसी परिवार के प्रकार के परिवार के नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार से संबंधित होता है। फिर तीसरी विशेषता आती है समाज में न्यूक्लियर स्थिति। तो जैसे मानव शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, वैसे ही समाज की मूलभूत इकाई कौन सी होती है, परिवार होती है। समाज कई परिवारों से मिलकर बना होता है। चौथी विशेषता है जिम्मेदारी की भावना। माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए जिम्मेदार होते हैं और बच्चों की से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने माता पिता का आदर करें। परिवार समाज में अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करते हैं, विशेषकर संकट के समय। पांचवी परिवार की विशेषता है सामाजिक नियंत्रण। तो इसमें परिवार का सामाजिक नियंत्रण एक के तंत्र के रूप में कार्य करता है। बच्चों को प्रशंसा और दंड के माध्यम से सही और गलत सिखाता है। फिर आता है परिवार के क्या कार्य हैं, तो हम कार्यों के बारे में जानेंगे। एक परिवार विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है जो उसके सदस्यों और समग्र रूप से समाज की भलाई में योगदान देते हैं। पहला है कार्य सुरक्षा। तो इसमें जन्म के समय एक बच्चा अपनी जो है आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से वयस्कों पर निर्भर होता है। बच्चे की जीवित रहने के लिए परिवार की देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार न केवल बच्चों की देखभाल करता है, बल्कि बीमार और बुजुर्ग सदस्यों का भी ध्यान रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी सुरक्षा और कल्याण हो। दूसरा है भावनात्मक बंधन। तो माता और पिता जो और परिवार के सदस्य से प्यार और स्नेह बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होता है। परिवार के भीतर मजबूत भावनात्मक बंधन बच्चों को मूल्यवान और प्रेमित महसूस कराते हैं, जिससे वे संतुलित वयस्कों में विकसित होते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है परिवार के कार्यों में शिक्षा। परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है जिसमें उन्हें समाज के मानदंड, मूल्य और बुनियादी कौशल सिखाए जाते हैं। पारिवारिक कौशल और ज्ञान सिखाए जाते हैं जो बच्चों को भविष्य की भूमिकाओं और करियर के लिए तैयार करते हैं। चौथी है विशेषता वित्तीय सुरक्षा। परिवार अपने सदस्यों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि खाना, आवास और वस्त्र प्रदान करके वित्तीय सुरक्षा देता है। काम परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित होता है, जिसमें कुछ आय अर्जित करते हैं और अन्य घरेलू कार्य संभालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवश्यकताएं पूरी हों। फिर पांचवा आता है कार्य सांस्कृतिक कार्य। परिवार रिवाजों परंपराओं को सिखाता है, सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। संस्कृति परिवारों के बीच भिन्न होती है और यह बच्चे के पालन पोषण का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अब परिवार के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, ये इसमें से प्रश्न बनता है। भारत में परिवारों को मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। पहला है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। एक न्यूक्लियर फैमिली आमतौर पर एक विवाहित दंपति और उनके अविवाहित बच्चों से मिलकर बनती है।
कभी कभी एक अविवाहित या विधवा बहन जैसे अतिरिक्त रिश्तेदार भी उनके साथ रह सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के लाभों में शामिल क्या हैं? सदस्यों के बीच पहले पहल स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, बच्चों में निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ावा देना जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, अधिक गोपनीयता और बातचीत के अवसर जिससे गहरे भावनात्मक संबंध को बढ़ावा मिलता है। दूसरा आता है संयुक्त परिवार। ठीक है, तो एक पारंपरिक संयुक्त परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनकी अविवाहित बेटियां, बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे शामिल होते हैं। यदि पौत्र विवाहित हैं तो उनकी पत्नियां और बच्चे भी परिवार में शामिल होते हैं। एक संयुक्त परिवार में कई परमाणु परिवार एक साथ रहते हैं और जो एक सामान्य रसोई संपत्ति साझा करते हैं। सबसे बड़े पुरुष सदस्य को सामान्यतः परिवार का प्रमुख और निर्णय लेने वाला माना जाता है। हालांकि महिलाएं भी निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संयुक्त परिवार के लाभों में शामिल हैं कि जो सदस्यों के बीच सहयोग और समायोजन को बढ़ावा देना, पेरेंटल मृत्यु की स्थिति में बच्चों को भावनात्मक आर्थिक समर्थन प्रदान करना, बुजुर्ग, असहाय और बेरोजगार परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, अधिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिर आता है अन्य प्रकार के परिवार। तो अन्य प्रकार के परिवार भी किस तरह से हो सकते हैं? पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। तो पितृसत्तात्मक परिवार में विवाहित जोड़ा पति के परिवार के साथ रहता है। यह व्यवस्था अक्सर पति के परिवार की वंश परंपरा और संपत्ति पर जोर देती है। दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार में विवाहित जोड़ा पत्नी के परिवार के साथ रहता है। यह व्यवस्था पत्नी के परिवार की वंश परंपरा और संपत्ति को उजागर करती है। पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक परिवार में पति का परिवार की संरचना में एक द्वितीय स्थान हो सकता है जो विशेष पारिवारिक गतिशीलता और सांस्कृतिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। फिर आता है परिवार का महत्व, जान लेते हैं। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व, चरित्र, मूल्यों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि व्यक्तित्व की नींव। तो परिवार वह स्थान है जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व और चरित्र की नींव रखी जा सकती है। सामाजिकरण और मानवतावादी मूल्य। परिवार बच्चे के सामाजिक करता है और मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करता है। फिर है समाज का ज्ञान। परिवार समाज जीवन जीने के तरीकों, विश्वासों, आदर्शों, परंपराओं, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। फिर आता है प्राथमिक शिक्षा। तो परिवार पहला स्थान है जहाँ बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर है समग्र विकास। परिवार शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास प्रदान करता है जो बच्चे के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। निर्णय लेने में मार्गदर्शन। परिवार महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है और कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिर आता है बच्चों जो नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा। तो परिवार बच्चों को बाहरी नकारात्मक प्रभावों जैसे सहपाठी दबाव से सुरक्षित रखता है। मजबूत पारिवारिक मूल्य यानी कि मजबूत मूल्यों वाले परिवार संबंधों को बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं और इन मूल्यों को भविष्य की पीढ़ियों में पारित करते हैं। फिर है मित्र। अब मित्र के बारे में भी, परिवार और मित्र, हम फैमिली से रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब फ्रेंड्स के बारे में हम जान लेते हैं। मित्र वे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हम स्नेह, विश्वास, सहयोग और समर्थन का पारस्परिक रिश्ता साझा करते हैं। परिवार के विपरीत दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के आधार पर चुनते हैं। और दोस्तों और हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से हो सकती हैं कि पारस्परिक सहयोग। सच्चे मित्र खुशी और चुनौती भरे समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, सुरक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। फिर है पारस्परिक सम्मान। मित्रता एक दूसरे के प्रति सम्मान, समानता और समझ की भावना को बढ़ावा देने पर आधारित होती है। तो मित्रों का फिर चयन कैसे किया जाए? मित्र इस मायने में अनोखे होते हैं कि हमें बिना किसी बाध्यता के साझा हितों के आधार पर अपने मित्रों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। फिर आता है विकास पर प्रभाव। बच्चे के समग्र विकास में दोस्तों की अहम भूमिका होती है, ये बिल्कुल सही बात है। बचपन और किशोरावस्था के दौरान सकारात्मक सामाजिक संबंध बेहतर व्यक्तित्व विकास में योगदान देते हैं और बाद में क्या होता है, जीवन में मनोवैज्ञानिक समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर आता है परिचितों और दोस्तों के बीच अंतर क्या होता है? तो हम जिन लोगों को जानते हैं उनमें से हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ परिचित या सहयोगी होते हैं और सच्चे दोस्तों का रिश्ता आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित एक गहरा रिश्ता होता है। तो सभी लोग जो जीवन में आते हैं वो मित्र नहीं होते हैं। मित्रों के प्रकार किस तरह से? अरस्तू के अनुसार मित्रता को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक है उपयोगिता की मित्रता। तो यह मित्रता आपसी लाभ और व्यक्तिगत हितों पर आधारित होती है। फिर है एक आनंद की मित्रता। यह मित्रता साझा रुचियों, आनंद के विचारों और केंद्रित होती है। फिर है तो सच्चे गुण की मित्रता। यह मित्रता आपसी संबंध और सम्मान और नैतिक अच्छाई में निहित होती है जो केवल स्वार्थ या आनंद से परे होती है।
तो सच्चे गुण की मित्रता सबसे मेन इम्पोर्टेंट होती है। मित्रों का महत्व क्या होता है? मित्रता निकटता, संबंध और आपसी विश्वास को बढ़ावा देती है बिना स्वार्थी उद्देश्यों के। बच्चों के लिए मित्र बनाना सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपने बारे में जानने और अपनी पहचान बनाने में मदद मिलती है। फिर है मित्र तनाव को कम करने और चुनौतीपूर्ण अनुभवों को निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर किशोरावस्था के दौरान। मित्रता बच्चों को जीवन कौशल से लैस करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है। फिर आता है मित्रता नेतृत्व कौशल विकास के अवसर प्रदान करती है। जब बच्चे सहपाठियों के साथ बातचीत और खेलते हैं, अन्य बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलना कल्पना को उत्तेजित करता है, जो बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और मित्र एक समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं, जहाँ बच्चे अपनी चिंताओं, सपनों और डर को साझा कर सकते हैं, जिससे अकेलेपन और अलगाव की भावना क्या होती है, कम होती है। फिर आता है पारिवारिक संबंध। संबंधी वे व्यक्ति होते हैं जो एक समाज या परिवार में रक्त संबंध, विवाह भावनाओं या संवेदनाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संबंधी और संबंध एक बच्चे की वृद्धि और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एक बच्चा संबंधियों के साथ बातचीत करके और उन्हें देखकर प्रारंभिक संवाद कौशल और अंतर व्यक्तिगत संबंध विकसित करता है। बच्चा जो है परिवार के सदस्यों और संबंधियों को देखकर जीवन के प्रति दृष्टिकोण जैसे सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाओं के प्रति जागरूकता जैसे गुण भी विकसित करता है। पारिवारिक संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करता है और बातचीत करता है। तो पारिवारिक संबंध हो गए। परिवार जो होते हैं उनको संबंधों का वर्गीकरण कैसे करता है किया जाए, तो वैवाहिक संबंध होते हैं। ये संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं और उदाहरण जैसे कि पति पत्नी, सास ससुर, बहू और दामाद शामिल होते हैं। फिर एक होता है रक्त संबंध। प्रकार के संबंधों में व्यक्ति जन्म के द्वारा जुड़े होते हैं, ना कि विवाह द्वारा। जैसे उदाहरण में पुत्र पुत्री, भाई बहन, बहन पिता चाची और चाचा पिता शामिल होते हैं। अब आता है खेल और कार्य। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी ने कहा है, खेल बच्चे का कार्य है। खेल गतिविधियां बच्चों और किशोरों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं। तो इन इस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करना और इसको नोट डाउन कर लेना। बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां तंत्रिका कोशिकाओं के बीच बने संबंधों के पैटर्न को क्या करती हैं, उत्तेजित और प्रभावित करती हैं। गतिविधियां महीनों मोटर कौशल, भाषा, सामाजिकरण, व्यक्तिगत जागरूकता, भावनात्मक भलाई, रचनात्मकता, समस्या समाधान और सीखने की क्षमता के विकास को प्रभावित करती है। खेल का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि ये बच्चों को सक्रिय रहने, विकल्प बनाने और कौशल में पारंगत होने के लिए क्रियाओं का अभ्यास करने में मदद करता है। खेल संबंधी मोटर, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक अनुभवों को जोड़ता है और मस्तिष्क के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है, और ये आखिरी पॉइंट है, कार्य और खेल बच्चे के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे खेल स्कूल के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आता है बच्चों के लिए खेलों या खेल के माध्यम से पढ़ाई करना आसान हो जाता है, जिससे याददाश्त में सुधार होता है। खेलना महीन और मोटर कौशल, भाषा, सामाजिकरण, व्यक्तिगत जागरूकता, भावनात्मक भलाई, रचनात्मक समस्या समाधान और सीखने की क्षमता के विकास को प्रभावित करता है। अब खेल बच्चों को सक्रिय रखने, विकल्प बनाने, मास्टर के लिए क्रियाओं के अभ्यास करने में मदद करता है। बच्चों को कला, संगीत, भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक संबंध जैसी विविध सामग्री का अनुभव होना चाहिए। सृजनात्मक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से बच्चे कुछ नया सीखते हैं। ये खेल और गतिविधियां कल्पना को विकसित करने, सोचने के कौशल को बढ़ाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और सहयोग तथा टीम वर्क को प्रोत्साहित करती है। और खेल कूद जो है अन्य शारीरिक गतिविधियां प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद करती हैं और शरीर को बीमारियों, संक्रमणों के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाती हैं। संज्ञानात्मक विकास में आत्म धारणा और आकार, आकृति और रंगों की अवधारणा का निर्माण शामिल होता है। विविध सामग्रियां बच्चों को आकृतियों, आकारों, रंगों, संरचनाओं और आकारों में भेद करने में सक्षम बनाती हैं। फिर आता है सामाजिक भावनात्मक विकास में संबंध स्थापित करना और व्यवहार पर नियंत्रण तथा सामाजिक कौशल विकसित करना शामिल होता है। मोंटेसरी के अनुसार खेल के आवश्यक आयाम शैक्षिक, आनंददायक, उद्देश्यपूर्ण और स्वतः प्रेरित होते हैं। खेल रचनात्मकता को समस्या समाधान कौशल, सामाजिक कौशल, भाषा कौशल और शारीरिक कौशल का उपयोग करते हुए विस्तारित करता है। खेल नए विचारों का विस्तार करने, सामाजिक अनुकूलन में मदद करने और भावनात्मक समस्याओं को रोकने में सहायता करता है। यदि खेल बच्चे का कार्य है, तो खिलौने उपकरण हैं। खिलौने के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, नए विचारों को कैसे ग्रहण करना चाहिए।
पेशी नियंत्रण और शक्ति कैसे बढ़ानी है, अपनी कल्पना का उपयोग कैसे करना है, समस्याओं को कैसे हल करना है, दूसरों के साथ सहयोग करना कैसे सीखना है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, नए विचारों को कैसे ग्रहण करना है, पेशी नियंत्रण और शक्ति कैसे बढ़ानी है, अपनी कल्पना का उपयोग कैसे करना है, समस्याओं को कैसे हल करना है, दूसरों के साथ सहयोग करना कैसे सीखना है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव के कारण बच्चे समय बिताते हैं जबकि वे निष्क्रिय रूप से मनोरंजन कर रहे होते हैं या उपकरणों के साथ न्यूनतम बातचीत कर रहे होते हैं। आज के खिलौने अक्सर ऑनबोर्ड कंप्यूटरों द्वारा संरचित होते हैं जो खेल के अनुभव को निर्धारित करते हैं। यह बच्चों को अन्य बच्चों के साथ असंरचित खेल और व्यक्तिगत रचनात्मक खेल के समय से वंचित करता है। और माता-पिता को अपने बच्चे का खेल आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। इसके हम एमसीक्यूज़ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास को देखना ना भूलिएगा। क्लास पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा स्टार्ट करने से पहले भी। और सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बेहतरीन होने वाली है, तो एमसीक्यूज़ वाली क्लास को देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं उस क्लास में।